So a very good morning to all of you. Moving further on thermal engineering. आज हम लोग कुछ बेसिक्स देखेंगे. यू मे से कि आज वी विल ट्राई टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर आवर फर्दर क्लासेस. ओके, सो हाउ कैन वन डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स? अगर आपसे कहा जाए कि थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करो, या बेसिकली ये एज अ सब्जेक्ट इसकी उपयोगिता क्या है, व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, तो पहले तो हम लोग टर्म को तोड़ते हैं. थर्म मतलब हीट, फाइन. डायनेमिक्स तो आप आई होप मोशन इसको कनेक्ट कर सकते हो, फाइन. तो ये बेसिकली है क्या? तो पूरे चैप्टर में जो पूरे थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में आप फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू एंड ये देखोगे कि वी विल बी डीलिंग विथ हीट एंड वर्क. ओके, अब ये हीट और वर्क होता क्या है, इस पर हम लोग डेडिकेटेड क्लास लेंगे. इनफैक्ट बेसिकली समझो तो पूरा सब्जेक्ट में पढ़ना ही यही है. ओके सॉरी, बट आप ये जान लो कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का एम होता है टू कन्वर्ट डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. आई होप आपको इसकी उपयोगिता समझ में आ रही होगी कि वी हैव एनर्जी बट दैट इज इन द डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म एंड आवर पर्पस इज टू कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. ओके, या यू मे से टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी. बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का एम यही होता है कि लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में परिवर्तित करना. ओके, वी विल हैव नंबर ऑफ प्लान्स फॉर दैट. एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज नॉट पॉसिबल. ओके, वी हैव आवर एम इज टू कन्वर्ट, बट complete conversion of low grade energy into high grade energy is not possible. आगे हम लोग कनेक्ट करेंगे कि बेसिकली लो ग्रेड एनर्जी क्या है और बेसिकली हाई ग्रेड एनर्जी क्या है. ओके, बेसिकली हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे हीट से और वर्क से, और हम लोग विथ नंबर ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोशिश करेंगे उसको समझने का. बट वी आर नॉट एट अ प्लेटफॉर्म टू बेसिकली कनेक्ट द थिंग्स राइट नाउ. ओके, सो यू ऑल विल हैव टू टेक सम पेशेंस फॉर दैट. ओके, थोड़ा सा धैर्य रखना है इस पूरे टॉपिक में. अभी के लिए बस ये समझ लो कि थर्मोडायनेमिक्स का उद्देश्य ये होता है कि वी हैव टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओनली फॉर अ बिट कनेक्शन, आई होप हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, वर्क वी विल सी that is also a form of energy. okay, fine. I hope आपको एक स्कूल डेज से एक लॉ याद आ रहा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फाइन, उसको वी विल कनेक्ट विथ थर्मोडायनेमिक्स. एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but
कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आई होप फॉर अ लिटिल बिट कनेक्शन आपको समझ आ रहा होगा कि पूरे टॉपिक में हम लोग बात क्या करने वाले हैं। एनर्जी को कोई क्रिएट नहीं कर सकता है, ना तो कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, बस उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। खास बात, वन फॉर्म टू अनदर। अब जब वन फॉर्म हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड अनदर फॉर्म हो जाए तो दैट इज ओनली थर्मोडाइनमिक्स। ओके, आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, खैर हम लोग सबसे पहला टॉपिक लेंगे, मतलब कह सकते हो थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बेस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के बाद वेदर वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर हम लोग फर्दर कोई भी टॉपिक ले लें थर्मोडायनेमिक्स के, वी विल हैव वन टर्म, वेरी इजी एंड वेरी आई मीन सिंपल कंसेप्ट, दैट इज सिस्टम। बहुत आसान है। मान लो आप एक इंजन पर काम कर रहे हो तो इंजन आपके लिए सिस्टम हो गया, फाइन। आप एक पंप पर काम कर रहे हो तो पंप आपके लिए सिस्टम हो गया, ओके। आप लेट अस सपोज कंप्रेसर पर काम कर रहे हो, कंप्रेसर आपके लिए सिस्टम हो गया। दैट मीन्स कि सिस्टम को डिफाइन करना बड़ा सरल है, एटलीस्ट इन थर्मोडायनेमिक्स, ओके। सो वी कैन राइट, वी विल टेक आवर first topic, system. A part of universe which is under investigation. अब आप कोई और शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हो, you have freedom for that. A part of universe which is under investigation, or you may say or consideration, fine, or you may say experimentation, fine. So what is a system? A system is a part of universe which is under investigation, or which is under consideration, or which is under you may say experimentation, okay, that is only system. मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लें एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, फाइन, लेट इट बी अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और ये मेरा एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, ओके। लेट अस सपोज दिस इज एयर प्लस फ्यूल, और ये पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, फाइन। आईसी इंजन जब हम लोग डेप्थ में देखेंगे तो वी वुड सी दिस इज टॉप डेड सेंटर एंड दिस इज बॉटम डेड सेंटर। अभी परेशान नहीं होना है, वी आर ऑन आवर बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो लेट अस सपोज अगर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं तो ये जो पोर्शन है दिस इज आवर सिस्टम, ये हमारा सिस्टम कहलाएगा क्योंकि हम इस पर काम कर रहे हैं, फाइन। अब आप थोड़ा बेसिकली हम लोग ये वाला एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इससे बहुत कुछ कनेक्ट किया जा सकता है, ओके। जैसे अब इसका क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम। अब ब्यूटी ऑफ साइंस, अगेन नाम ही बताएगा कि वो एग्जैक्टली क्या है, या फिर आइसोलेटेड सिस्टम। दिस इज एन आर्बिटरी कंसेप्ट, फाइन, हाइपोथेटिकल है वो, मतलब रीजन बिहाइंड कि वी डोंट हैव परफेक्ट इंसुलेटर, ओके। खैर, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम बेसिकली तीन होता है, एक होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम पर्टिकुलर दिस एग्जांपल, ओके। जैसे पहले हम लोग डेफिनेशन पर आ जाते हैं। मान लो इंटरैक्शन मास एज वेल एज एनर्जी का हो, फाइन। अब बोलोगे इंटरैक्शन कहां से कहां तक, तो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग,
अब आप बोलोगे सर एक नया शब्द आ गया सराउंडिंग। ओके, तो ये सराउंडिंग का डेफिनेशन हो गया। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको खुद समझ आएगा कि आप देख रहे हो ना यहाँ पर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो आप यूनिवर्स के एक पर्टिकुलर पार्ट को ही तो सिस्टम मान रहे हो, तो उसके अलावा जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। मतलब एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम सिस्टम is surrounding. I hope it is very clear to all of you. Fine. Anything apart from system is your surrounding. तो ये हो गया डेफिनेशन सराउंडिंग का। फाइन, खैर अब आते हैं हम लोग ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का पहले डेफिनेशन अगर देखो तो ओपन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच देर इज इंटरेक्शन ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और वाइस वर्सा, सराउंडिंग टू सिस्टम। खैर क्लोज सिस्टम में इंटरेक्शन होगा, फाइन, लेकिन केवल एनर्जी का, मास का इंटरेक्शन नहीं होगा। फाइन, और खास बात आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरेक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर एनर्जी एज वेल एज मास। फाइन, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लोगे यू वुड फाइंड नंबर ऑफ डेफिनेशंस फॉर दैट। ओके, वेरी इजी इन फैक्ट। तो व्हाट इज एन ओपन सिस्टम? एन ओपन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच मास एज वेल एज एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अब बोलोगे सर बाउंड्री क्या है? तो कुछ नहीं, अगर ये मान लो आपका सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, तो ये बाउंड्री हो गया। ओके, दिस इज योर बाउंड्री। आप बोलोगे सर अगर ये सिस्टम है, लेट अस सपोज दिस इज माय सिस्टम, तो ये हो गया सराउंडिंग। फाइन, और ये कहलाएगा बाउंड्री। ओके, यू वुड सी कि खुद से बहुत कुछ यहाँ पर आप अपने कॉमन सेंस से भी डिराइव कर सकते हो। तो अब पूछा जाए यूनिवर्स फिर क्या है? अगर मैथमेटिकल रिलेशन देना है यूनिवर्स का, तो बोलोगे सर बड़ा आसान है, सिस्टम और सराउंडिंग। फाइन, आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये सब बेसिक है, थर्मोडायनेमिक्स का एकदम बेसिक्स है ये सब। फाइन, जस्ट हैव अ लुक। अब यहीं पर जैसे बाउंड्री की बात करो आप, तो बोलोगे सर बाउंड्री तो बहुत तरह का हो सकता है। कैसे? तो बाउंड्री फिक्स्ड हो सकता है, कहां होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। फाइन, बाउंड्री मूवेबल हो सकता है, फिक्स्ड है तो मूवेबल भी है। ओके, बाउंड्री रियल हो सकता है। ओके, बाउंड्री इमेजिनरी हो सकता है। तो ये सब पर हम लोग बात करेंगे। इनफैक्ट आप खुद कनेक्ट कर पाओगे वंस थर्मोडायनेमिक्स मतलब बेसिक कह सकते हो थर्मोडायनेमिक्स के कोर कंसेप्ट में जब हम लोग एंटर करेंगे, तो यू वुड सी द कनेक्शंस बिटवीन दीज थिंग्स। ओके, खैर आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर। फाइन, अब एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जैसे हम लोग ओपन सिस्टम पर आते हैं, ओपन सिस्टम कोशिश करते हैं इसको समझने का। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बॉयलर का। फाइन, अभी आप वो थर्मोडायनेमिक्स वाला बहुत दिमाग मत लगाना एग्जैक्टली बॉयलर मतलब बॉयलर क्या है या फिर व्हाट्सोएवर। आप एकदम लेमैन की तरह कोशिश करो समझने का। यू हैव बेसिक्स ऑफ साइंस, तो भी आप समझ सकते हो। मान लो बॉयलर मतलब कहीं ना कहीं बॉयल करने की बात होगी, मतलब इसको हम हीट देंगे। अब हमने इसको हीट दिया, इसके भीतर में लेटर सपोज पानी था। फाइन, तो जैसे ही आप पानी को हीट देते हो तो एक पर्टिकुलर सैचुरेशन टेम्परेचर अटेन करने के बाद वो अपने फेज को चेंज करता है, और फेज को चेंज करने के बाद वो लिक्विड से गैस बन जाता है, मतलब वेपर फेज में चला जाता है। मतलब कहीं ना कहीं अब यहाँ से हमको बाहर स्टीम मिलेगा। फाइन, और ये जब पानी के पास हीट
नहीं दिया गया था, मतलब वो सैचुरेशन टेम्परेचर अटेन नहीं किया था जब वो लिक्विड स्टेट में था, तो उसके पास एनर्जी बहुत कम थी। लेकिन जैसे ही हमने उसको हीट दिया तो यही अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लिखे थे यहाँ पर, फर्स्ट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ से हम हीट दे रहे थे, ये हीट कहीं ना कहीं इसने लिया और इससे इसकी एनर्जी बढ़ी, तो एनर्जी भी साथ साथ निकल कर गया। फाइन। तो अगर हम लोग बॉयलर की बात कर लें तो बॉयलर से आप देखो हुआ क्या एग्जैक्टली, स्टीम तो बाहर गया ही, मतलब मास का इंटरेक्शन हुआ, एनर्जी भी गया तो एनर्जी का भी इंटरेक्शन हुआ। फाइन। अगर ये मेरा सिस्टम था तो सिस्टम से वो सराउंडिंग की तरफ गया, बाउंड्री को पार करके गया, मतलब मास इंटरेक्शन हुआ, एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, बाउंड्री क्रॉस हुआ, मतलब एक बॉयलर, मतलब एग्जांपल ऑफ अ बॉयलर यू मे से दैट इज ओपन सिस्टम। इन फ्यूचर लेक्चर्स हम लोग देखेंगे देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स, जैसे टरबाइन की बात कर लो। ओके, अभी आप नहीं रिलेट कर पाओगे क्योंकि यू डोंट हैव आइडिया ऑफ टरबाइन, यू डोंट हैव आइडिया ऑफ कंप्रेसर, यू डोंट हैव आइडिया ऑफ नोजल, यू डोंट हैव आइडिया ऑफ डिफ्यूजर, यू डोंट हैव आइडिया ऑफ इवेपोरेटर, यू डोंट हैव आइडिया ऑफ कंडेंसर, यू डोंट हैव आइडिया ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये सब एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं ओपन सिस्टम का है, वो सब हम लोग देखेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। तो अगर लिखना चाहते हो तो यू मे राइट दैट टरबाइन कंप्रेसर, टरबाइन कंप्रेसर, इवेपोरेटर, कंडेंसर, फाइन, डिफ्यूजर, नोजल, देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। ये सब एग्जाम्पल ओपन सिस्टम का होता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फाइन। जैसे एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यहां पर हम लोग ले सकते हैं, यू मे कनेक्टेड, एक आईसी इंजन का कुछ ऐसा बेसिक डायग्राम होता है। ये बेसिकली वाल्व्स होते हैं। फाइन। ओके, अगर ये गैस आपका सिस्टम है, फाइन, एयर फ्यूल का मिक्सचर था, हमने स्पार्क प्लग से उसको इग्नाइट किया, ये बर्न किया, कहीं ना कहीं एनर्जी का ट्रांसफ़र इस तरफ हुआ, फाइन। और अगर ये गैस एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद सारा का सारा बाहर निकल गया, तो आप देख रहे हो कि मास का भी इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि बाउंड्री तो ये थी, बाउंड्री तो ये थी। तो ये वाल्व अगर लगा दोगे आप तो कहीं ना कहीं मास तो बाहर निकल ही रहा है, और इसके द्वारा जो उत्पन्न एनर्जी है, इसके जो द्वारा जो कह सकते हो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म हुआ, डिराइव हुआ, वो कहीं ना कहीं पिस्टन का मूवमेंट इस तरफ का किया, और ये पिस्टन फिर कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड होगा, एंड फिर वो पूरा का पूरा जो आईसी इंजन का चैनल होता है वो उससे कनेक्टेड रहेगा, जिसमें आपका प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, गियर, फ्लाई व्हील, XYZ। ओके, खैर हम लोग एक समझने का ये खास चीज़ ये है कि यहाँ पर मास का इंटरेक्शन हुआ क्योंकि गैस बाहर निकला, एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, बाउंड्री से बाहर गया, मतलब वो एक ओपन सिस्टम हुआ। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर हम ये कहते हैं कि वी हैव वन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ओके, विथ let us suppose air plus fuel mixture, okay, and I am telling that it doesn't have valves, यहाँ पर valves नहीं है, मतलब without valve, okay। अब आप बोलोगे सर ये मास तो इतने में ही रह गया, अब हो क्या रहा है, ये बर्न हो रहा है, let us suppose, तो ये मूव इस तरफ कर रहा है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इस दिशा में, ओके। मास का कहीं बाउंड्री से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि दिस इज अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, ओके। मतलब अगर आपसे कोई कहता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वाल्व, ओके, तो आप बोलोगे सर दैट इज एन ओपन सिस्टम, और अगर कोई कहता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, ओके, देन दैट इज क्लोज सिस्टम। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फाइन। अब जैसा हमने आपसे बताया कि आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली मतलब अगर देखो तो ये वही बात हो गया जिस तरह से हम लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़ते थे कि फ्रिक्शनलेस सरफेस हो,
ओके, लेकिन फ्रिक्शनलेस सरफेस परफेक्टली दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहां पर भी एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क में क्या होता है? थर्मोफ्लास्क में बेसिकली एक इंटरेक्शन जो मास का तो नहीं होता है और साथ ही साथ एनर्जी का भी नहीं होता, क्योंकि वो परफेक्ट इंसुलेटर, मतलब परफेक्ट इंसुलेटर तो एग्जैक्टली होता नहीं है, लेकिन हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि इंसुलेटर है। मतलब कुछ इस तरह, अगर यहाँ हम एक इंसुलेटर लगा दें, फाइन, लेट अस सपोज ये मेरा सिस्टम है और इसको हम हीट, लेट अस सपोज हीट हम उसको दें, तो आप देखोगे मास का इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, फाइन, और साथ ही साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। रीजन बिहाइंड कि हम तो ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि परफेक्ट इंसुलेटर है। तो इस तरह के सिस्टम को बेसिकली हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो जस्ट फॉर अ ब्रीफ नॉलेज यू शुड नो कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला होता है ओपन सिस्टम, या ओपन सिस्टम को वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहते हैं। ओके, और क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास भी कहते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट, हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे बाद में। ओके, हम लोग इसको बाद में कनेक्ट करेंगे, बस अभी के लिए आप जान लो। जस्ट टेक अ लुक, फाइन, ओके। Our next topic will be properties of a system। अब आधार तो बन गया कि हम लोग जो कुछ भी थर्मोडायनेमिक्स में करने वाले हैं वो बेसिकली सिस्टम होगा। ओके, अब उस सिस्टम पे ही सारा जो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं या फिर जो नियम होते हैं, लॉज होते हैं, उसको हम लोग कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने का। तो पहले देखते हैं व्हाट इज प्रॉपर्टी। तो बहुत आसान है, प्रॉपर्टी बेसिकली मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम होता है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टी। कोशिश करना आप समझने का इन वेरी सिंपल वर्ड्स, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज नोन एज प्रॉपर्टी। फाइन, अब जैसे आप बोलोगे सर क्या प्रेशर मेजर कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो, तो प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी। क्या वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं? डेफिनेटली। टेम्परेचर, डेंसिटी, एंट्रोपी, ये सब शब्द हो सकता है नया हो आपके लिए, बट नथिंग टू वरी अबाउट। I assure you all कि you will have a very good conceptual clarity at least in thermodynamics. Okay, so entropy, enthalpy, या fluid में हम लोग पढ़े थे kinetic viscosity। Okay, so there are number of in fact कह सकते हो properties। Okay, ये सब कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं। फाइन, ये केवल काइनेमेटिक विस्कोसिटी ही नहीं, आप डायनेमिक विस्कोसिटी कह लो, फाइन, थर्मल कंडक्टिविटी कह लो, कुछ भी कह लो, बस खास चीज ये कि इट शुड बी अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ये बहुत आसान सा एग्जांपल, आई मीन डेफिनेशन है। अब प्रॉपर्टी में खास चीज होता है कि प्रॉपर्टी में कुछ डिपेंडेंट होता है मास पे और कुछ इंडिपेंडेंट होता है मास पे। बहुत आसान,
एक होता है डिपेंडेंट ऑन मास, एक होता है इंडिपेंडेंट ऑन मास। ओके, तो जो इंडिपेंडेंट ऑन मास हो उसको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, एटलीस्ट ये टर्म आपको कनेक्ट कर देगा, इन एंड इन। Intensive properties are those properties which are basically independent on mass, and extensive properties are those properties which are dependent on mass. फाइन, आप कोशिश करेंगे इसको समझने का। इन योर जनरल कॉम्पिटिशन ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप एसएससी जेई की बात कर लो, आप असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर लो, आप रेलवेज़ की बात कर लो, आप इसरो की बात कर लो, आप डीआरडीओ की बात कर लो, आप गेट की बात कर लो, फाइन, आप ईएस की बात कर लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर लो, बेसिक से डेफिनेटली क्वेश्चन होता है। ओके, एंड आई विल अश्योर यू ऑल कि जितना भी लेक्चर्स हम लोग थर्मोडाइनमिक्स पर लेंगे या फिर ले रहे हैं, ओके, दे ऑल आर डेफिनेटली बेस्ड ऑन दी पैटर्न्स ऑफ एग्जामिनेशन, जो आई मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले लो या फिर कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो होते हैं उस पर कहीं ना कहीं आधारित है। ओके, मतलब क्लास में बोला हुआ हर एक बात कहीं ना कहीं खुद में एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है और कहीं ना कहीं कंसेप्ट होता है जिससे कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ओके, खैर, तो हम लोग यहाँ पर देखिए कि प्रॉपर्टीज़ दो तरह का होता है, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑन मास। ओके, जैसे 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 इंडिपेंडेंट ऑन मास, जैसे प्रेशर। ओके, प्रेशर इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑन मास। फाइन, जैसे हम लोग टेम्परेचर की बात कर लें। ओके, जैसे हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर लें तो वो बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑन मास होता है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी। आप एक इतना बड़ा आयरन रॉड ले लो, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो होगी वो इतने बड़े आयरन रॉड लोगे उसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ही होगी। मतलब वहाँ पर कहीं दिख रहा है कि दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन मास, वो मास पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बेसिकली मास पर डिपेंडेंट होता है, या फिर आप कह सकते हो मास के साथ साथ आप साइज भी फॉर अ कंसेप्ट समझ सकते हो, या जो साइज पर डिपेंडेंट हो वो कहीं ना कहीं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। ओके, जैसे एग्जांपल वॉल्यूम, फाइन, या एनर्जी, इंथैल्पी। वॉल्यूम ले लो, अब बट ऑब्वियस है ना, इतना बड़ा अगर मेरा सिस्टम है तो उसकी एनर्जी कुछ कम होगी, इतना बड़ा सिस्टम रहेगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब यू में से ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फाइन, एंट्रोपी। तो इस तरह का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। अभी हम रीज़न बिहाइंड, यू डोंट हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी फॉर ऑल दीज। ओके, एंट्रोपी, इंथैल्पी, डायनामिक विस्कोसिटी, रेदर थर्मल कंडक्टिविटी, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, बस जानकारी के लिए अभी इतना आप जान लो कि जो डिपेंडेंट ऑन मास होता है वो कहलाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो इंडिपेंडेंट ऑन मास होता है दैट इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल कर आएगा, उसको भी आगे हम लोग फिर रिलेट करेंगे। ओके, हमेशा रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो होता है दैट इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, खैर, आई होप अब तक समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक और चीज़ हम लोग जान लें यहीं पर, एक नया टर्म होता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। बहुत आसान कंसेप्ट है। जब कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को उसके मास से डिवाइड कर दिया जाए, ओके, तो वो कहलाता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। फाइन, मतलब
अगर हम कहें वॉल्यूम इज अ प्रॉपर्टी, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा V बाई एम। ओके, और खास बात इसको आप डिनोट करोगे स्मॉल लेटर से, जैसे इंट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी, तो स्पेसिफिक इंट्रॉपी होगा, इंट्रॉपी को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, एम से डिवाइड कर दो तो वो बन गया स्मॉल एस। फाइन, दिस इज योर स्मॉल एस। जैसे इंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी, तो स्पेसिफिक इंथैल्पी होगा, कैपिटल एच से इंथैल्पी को डिनोट करते हैं, एम से डिवाइड कर दो तो वो स्मॉल एच बन जाएगा और वो कहलाएगा स्पेसिफिक इंथैल्पी। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है। फाइन, अच्छा खास बात, जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। फाइन, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब बोलोगे सर इसको भी कनेक्ट करके बताओ, हाउ, कैसे? तो m से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? ये तो यूनिट मास की बात हो रही है। m से डिवाइड करने का अर्थ क्या होता है मैथ्स में? अगर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको है तो किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब m से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वो यूनिट मास की बात हो रही है। और यूनिट मास की बात हो रही है मतलब हम तो खुद से कंसिडर कर रहे हैं कि मास मेरा 1 है। ओके, तभी तो हम m से उसको डिवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स हाउ कैन इट बी नाउ डिपेंडेंट ऑन मास? मतलब वो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ऑन मास होगा, क्योंकि हम तो बात ही कर रहे हैं एक की। ओके, हम तो यूनिट मास की बात कर रहे हैं। दिस इज द रीजन बिहाइंड कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। आपको ये याद रखना है हमेशा कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ओके, फाइन। जैसे अगर इस सेंटेंस को और जस्टिफाई करें हम लोग, अभी जो लिखे थे कि रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, अब आपसे कोई कह दे कि सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे? स्टेटमेंट तो आप लिख दिए हो, प्रूफ कैसे करें? बहुत आसान प्रूफ है। मान लो m है मास, v है वॉल्यूम, ओके, p है प्रेशर, t है टेम्परेचर। लेट अस सपोज दो भाग में बांट दो, m/2 v/2, m/2 v/2। ओके, हम एकदम बेसिक एग्जांपल से बता रहे हैं। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास। फाइन, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फाइन, लेकिन आप बोलोगे सर डेंसिटी में तो मास होता है, मास बाई वॉल्यूम। ओके, तो ये तो मास पर डिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन खास बात, डेंसिटी हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन योर मास या साइज। जैसे इस पर्टिकुलर लेट अस सपोज सिस्टम है, इसकी जो डेंसिटी होगी, अगर इसका साइज़ बड़ा भी कर देंगे तो भी उसकी डेंसिटी वही होगी। आयरन की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, लेट अस सपोज कोई और भी मटेरियल की डेंसिटी हमेशा फिक्स्ड होती है। तो इसको जस्टिफाई कैसे करें? इसका डेंसिटी क्या लिखोगे आप? लिखोगे मास बाय वॉल्यूम। फाइन, यहाँ पर डेंसिटी क्या लिखोगे? बोलोगे सर m/2 डिवाइडेड बाई v/2। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इसकी डेंसिटी क्या लिखोगे? बोलोगे m/2 डिवाइडेड बाई v/2, 2 से 2 कट गया, फिर से वही डेंसिटी दिख रहा है, मतलब इसमें किसी तरह का वेरिएशन नहीं होता, आपको दिख रहा होगा। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टिल नाउ। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। फाइन,
अब हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम। फाइन, नाम ही बता रहा है कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज, यू में से, इज नोन एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, मतलब बेसिकली एक पर्टिकुलर सिस्टम में प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, ओके, टेम्परेचर कितना है। लेट अस सपोज, जैसे आप ये समझ लो, ये अगर प्रेशर वॉल्यूम का हम डायग्राम बना दें और बोले ये पर्टिकुलर पॉइंट पे है मेरा सिस्टम, मतलब इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, इंथैल्पी H है, एंट्रोपी S है, ओके, दुनिया भर का प्रॉपर्टीज इसका लिख सकते हो। तो ये सब तो पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन ये प्रॉपर्टी बेसिकली बता क्या है, तो ये बता रहा है कि देखो मेरा सिस्टम इस पर्टिकुलर स्टेट पर है। फाइन, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेट को डिफाइन कौन करेगा? स्टेट को कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, और दिस इज व्हाई प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स। प्रॉपर्टीज आप समझोगे तब आप स्टेट समझ सकते हो, और चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। फाइन, मतलब अब ये यहां से लेट अस सपोज यहां पर आ गया, तो स्टेट में कहीं ना कहीं बदलाव आया। अब ये P2 बन गया, V2 बन गया, T2 बन गया। अगर 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 ये P1 है, ओके, V1 है, T1 है, H1 है, S1 है, फाइन, मान लो ऐसा है। तो अब ये P2 V2 T2 H2 S2 बन गया, ओके, मतलब कहीं ना कहीं स्टेट में किसी तरह का बदलाव आया तो वो कहलाएगा प्रोसेस। मतलब प्रोसेस, आज के बाद आप समझ लोगे कि चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। फाइन, खास चीज प्रोसेस फिर हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, दो तरह का होता है, एक होता है रिवर्सिबल, हाइपोथेटिकल, एक होता है इरिवर्सिबल। फाइन, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर से आप समझ लो, दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ओके। परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अर्थ क्या है, मतलब एकदम कॉमन लैंग्वेज में आपको समझना है तो कुछ ऐसे समझ लो कि मान लो यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, फाइन, किसी तरह का बदलाव हुआ मेरे सिस्टम में, किसी तरह का परिवर्तन आया, स्टेट में बदलाव आया, इस स्टेट से हम इस स्टेट तक पहुँच गए, तो ये मेरा प्रोसेस कहलाया। फाइन, अगर ऐसा होता कि उसको हम रिवर्स डायरेक्शन में लेकर जाते, फाइन, और वो इसी पाथ को लेते हुए चला जाता, ओके, मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता, ओके। इसको कुछ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बट ऑब्वियस है ना, प्रेशर में किसी तरह का बदलाव आया, किसी तरह का, अगर हम लोग देखें यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इस तरफ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इस तरफ प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो ये इस तरफ नीचे आ रहा है, मतलब प्रेशर में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है, प्रेशर कम रहा है, फाइन, और वॉल्यूम दिख रहा होगा आपको बढ़ रहा है। अगर हम उसको रिवर्स डायरेक्शन में ले जाए, मतलब अगर एग्जैक्टली उसी दिशा में कोशिश करें, प्रेशर को जिस तरह से ये कमा था फिर से बढ़ाने का प्रयास करें, और जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़ा था वॉल्यूम को फिर से घटाने का प्रयास करें, और वो इसी पाथ को लेकर चले, फाइन, तो वो प्रोसेस कहलाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस, जो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी प्रोसेस मतलब स्टेट में जब परिवर्तन आता है तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है। फाइन, परफेक्टली फ्रिक्शनलेस सरफेस पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट टिल टुडे वी डोंट हैव परफेक्टली
फ्रिक्शनलेस सरफेसेस मतलब कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा, मतलब हम रिवर्स डायरेक्शन में अगर जाएं तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर हाइपोथेटिकल प्रोसेसेस। लेकिन खास चीज़ हम लोगों को पूरे थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल को भी पढ़ना है, इरिवर्सिबल को भी पढ़ना है, और हम लोगों को कोशिश करना है इस चीज़ को समझने का कि बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में फ़र्क क्या होता है। ओके, फॉर नाउ जस्ट हैव अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि वी हैव कपल ऑफ प्रोसेसेस known as reversible process as well as irreversible process. Depending on properties, we have number of processes. इस पर भी हम लोग एक एक पर पूरा डेडिकेटेड लेक्चर्स लेंगे। जैसे एक प्रोसेस होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, फाइन। वी हैव कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कहीं ना कहीं आपको पहला क्लास याद आ रहा होगा, आप वॉल्यूम कांस्टेंट एक नियम था, गैस लॉ। एक प्रेशर कांस्टेंट, देयर वाज अ लॉ, फाइन। आई होप आपको गेलुसेक लॉ, आई होप आपको चार्ल्स लॉ। और अगर हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर लें तो बॉयल्स लॉ, फाइन। तो ये कहीं ना कहीं लॉज का रेलेवेंस अब आपको दिख रहा होगा। उसी तरीके से एक होता है कांस्टेंट हीट, फाइन, जिसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस भी कहते हैं। और फिर हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी एक पढ़ेंगे। दिस इज योर एडियाबेटिक प्रोसेस। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे इन फ्यूचर लेक्चर्स कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या फर्क होता है। वी हैव वन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये सब पर डेडिकेटेड लेक्चर्स होगा। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट। तो प्रोसेस, देर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। अब एक और टर्म हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेने का। साइकिल नाम ही बता रहा है। लेट अस सपोज ये पीवी डायग्राम है ऐसा, यहाँ एक स्टेट ऑफ सिस्टम था, पी था, वी था, टी था, P1 V1 T1, वो यहाँ से यहाँ आ गया, P2 V2 T2, फाइन। अब ये इसी रास्ते अगर घूमकर यहाँ चला जाता, मतलब आई होप आप समझ गए, रिवर्सिबल साइकिल। ओके, और अगर ये यहां से ना होकर एक दूसरे पाथ से जाता, लेट अस सपोज ऐसे, तो वो कहलाता इरिवर्सिबल साइकिल, फाइन। खैर एनी हाउ, आप ये तो समझ गए ना कि साइकिल के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस होता है, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस दैट शुड बी ऑलवेज 2। कम से कम तो 2 होना चाहिए। ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फाइन। तो कम से कम तो 2 प्रोसेस होना चाहिए, तब जाकर हम लोग एक साइकिल तक पहुंच पाएंगे। और ख़ास चीज़ साइकिल में आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ से हम यहाँ गए और वापस यहीं पर इसी पाथ से आ गए, जो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, जो रिवर्सिबल साइकिल कहलाता है, और अगर हम यहाँ से यहाँ गए और घूमकर इस रास्ते से आए, ये मेरा रास्ता था, ये 1 था, ये 2 था, ये A था, ये B था। ओके, तो 1A2 एंड 2B1, अगर हम इस तरीके से गए, एनी हाउ पहुँच तो गए वापस हम यहीं पर। तो अगर साइकिल को कोई डिफाइन करने को कहे तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। आप यही कहोगे कि साइक्लिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस या फिर अ सिस्टम व्हेन अंडरगॉन बाय अ साइकिल इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। ओके, मतलब अगर कोई सिस्टम एक ऐसे साइकिल के थ्रू गया या ऐसे नंबर ऑफ प्रोसेसेस से गया कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाए, ओके, तो वो बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फाइन। तो हम ये तो देखें कि कम से कम 2 प्रोसेस चाहिए साइकिल के लिए, लेकिन 2 से अधिक भी रहेगा तो साइकिल हो सकता है। जैसे मान लो अगर एक पीवी डायग्राम हम ले लें, ये यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, लेट अस सपोज, तो आपको दिखा 3 प्रोसेस यहाँ पर है। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल, जैसे लेनॉयर साइकिल्स की अगर हम लोग बात कर ले तो उसमें 3 प्रोसेस होता है। ऑटो साइकिल की बात कर ले तो 4 प्रोसेस होता है। डीजल साइकिल की बात कर ले तो 4 प्रोसेस होता है। जूल साइकिल की बात कर ले, रैंकिन साइकिल की बात कर ले, ब्रेटन साइकिल की बात कर ले तो वो सब में 4 प्रोसेस होता है। डुअल साइकिल की बात करें तो उसमें 5 प्रोसेस होता है। मतलब देयर आर नंबर ऑफ साइकिल्स जिसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस
में फ़र्क आ जाता है। मतलब मिनिमम तो हमको 2 चाहिए, लेकिन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर 3, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर 4, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर 5। ये सब पर हम लोग बात करेंगे। इनफैक्ट थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ना यही है। ओके, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ब्रेटन साइकिल, कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, ओके, या फिर रैंकिन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, एरिक्सन साइकिल, दुनिया भर का साइकिल हम लोग को पढ़ना है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। ओके, फाइन, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग फिर कोशिश करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के 0th लॉ को शुरू करने का, और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग कोर कंसेप्ट में एंटर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के, तो जो कुछ भी बेसिक अगर यहाँ पर कुछ मिस हुआ है तो उसको हम लोग वहाँ पर डील करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।